नमस्कार साथियों, आज द रियल टॉक शो की टीम निघासन आई हुई है। एक सर्टिफाइड एजेंसी द्वारा, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सर्टिफाइड एजेंसी है उत्तर प्रदेश की, उसकी तरफ से नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मैंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया। शुरुआती दौर में प्रोडक्शन बहुत कम हो गया। तरफ आप लेह लद्दाख में थे, जहाँ पर पहाड़ थे, सांस लेने की दुर्गति थी, जीव वातावरण। हाँ, वातावरण। मैं अपने व्यूअर से भी कहना चाहूंगा कि अगर मन करे तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको यहाँ ला के टहलाऊंगा। लहलहाती हुई फसलें, खिले हुए फूल, गन्ना, अदरक, लौकी, तुरई, भिंडी, सब कुछ जो भी आपने देखी है, आप 1 मिनट उनको निहारिए, आप उनसे बात कर सकते हैं। प्रोवाइड कराने का जो आपका बीड़ा है, उसके लिए सर मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि आप आर्मी से रिटायर्ड हैं। आर्मी के लोग वैसे भी कमिटेड होते हैं, बहुत सैद्धांतिक होते हैं। ये सचिन, ये ऐसा है कि ये थोड़े से जब हमने फॉर्म को लुक दिया है, कोई भी जैसे हम लोग घर को डेकोरेट करते हैं, घर बनाते हैं तो फूल पौधे लगाते हैं, तो मैंने थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट का था कि मैं जब अपने खेत हो तो खेत की भी ब्यूटी होनी चाहिए। तो ये सामने मैंने गेंदा लगा रखा है। नमस्कार साथियों, आज द रियल टॉक शो की टीम निघासन आई हुई है और निघासन हम बैठे हैं हरप्रीत सिंह जी के फार्म पे, जो कि केमिकल फ्री फार्मर हैं और केमिकल फ्री उत्पाद इस तरह से उत्पादन कर रहे हैं कि उसकी चर्चा न सिर्फ निघासन में, न सिर्फ हमारे जनपद में, बल्कि दूर दूर तक है। और इनके उत्पादन की दूर तक चर्चा है। इन्हें जनपद में प्रथम स्थान भी मिल चुका है, जो केमिकल फ्री फार्मिंग के लिए दिया जाता है। एक सर्टिफाइड एजेंसी द्वारा, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सर्टिफाइड एजेंसी है उत्तर प्रदेश की, उसकी तरफ से सर्टिफिकेट मिला हुआ है आपको, और आप केमिकल फ्री उत्पादन करते हैं। आपने 17 वर्षों तक देश के बॉर्डर पर, देश की सेना में अपनी सेवाएं दिया है, देश के बॉर्डर पर सीमाओं की सुरक्षा में तैनात रहे हैं, और 2020 में भारतीय सेना से रिटायर होकर आप अपनी मातृभूमि से जुड़े और अपनी मातृभूमि को ही अपनी कर्मभूमि बनाया, और यहीं से वो सब कुछ मुकाम हासिल कर रहे हैं, जो किसानों के लिए अपने आप में एक प्रेरणा है। किसान पूरा जीवन, एक 2 पीढ़ी खेती करता रहता है, उसकी अपनी आइडेंटिटी नहीं बन पाती है। उसके लिए हमेशा फाइनेंशियल समस्या बनी रहती है कि उसका उत्पादन कैसे होगा और कैसे उस उत्पादन की बिक्री होगी, कैसे उस उत्पादन का उचित रेट मिलेगा। किसान आज तमाम समस्याओं से जूझ रहा है। इसीलिए जिस उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारे प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हमारे देश की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह की खेती के लिए लगातार अपनी तरफ से एक मुहिम जारी करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तमाम तरह की योजनाएं लागू करते हैं, उस तरह की एक सफल खेती हरप्रीत सिंह जी लगातार कर रहे हैं। आज उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं, उनकी खेती के विषय में, उनके उत्पादन के विषय में। हरप्रीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द रियल टॉक शो पर। आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताएं कि आप जो खेती करते हैं वो किस तरह की खेती है। ऑर्गेनिक खेती, केमिकल फ्री खेती, कुछ रासायनिक खेती होती है, तमाम तरह की दुविधाएं किसान के मन में होती हैं। आप किस तरह की खेती करते हैं? सचिन, स्वागत है आपका और आपकी टीम का। और आप मेरे फार्म पे आए और आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपके बोलने का अंदाज बहुत लाजवाब है, और उसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। और देखिए जी, आपका जो सवाल था कि खेती का माध्यम या खेती किस तरह होती है, खेती के 2 तरीके हैं, एक रासायनिक खेती, एक रसायन मुक्त खेती। रसायन मुक्त खेती को हम लोग आम भाषा में हम लोग प्राकृतिक खेती भी कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं, और भी कई तरह के इसके जीरो बजट, जैसे हमारे पद्मश्री सुभाष पालेकर जी जो है, उन्होंने इसको जीरो बजट खेती का नाम दिया। मेनली खेती के अंदर जो है, रासायनिक खेती जो हो रही है, उसके अंदर 4 तरह का केमिकल पड़ता है। ये केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल हर्बिसाइड और केमिकल फंगिसाइड। जो फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक,
इस टाइप के लगभग 16-17 मेन न्यूट्रेंट और कुछ माइक्रो न्यूट्रेंट पड़ते हैं। उसके बाद में दूसरा आता है रासायनिक कीटनाशक, जो खेती में तरह तरह के कीट आते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक किसान प्रयोग करता है। और तीसरा जो आता है खरपतवार नाशक, जो कि खेतों में हर्ब्स हो जाती है, घास फूस होता है, उसको खत्म करने के लिए हर्बिसाइड प्रयोग किया जाता है। और चौथा होता है फंगिसाइड, जो फंगस जो पत्तों पे पौधों पे फंगस आती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग फंगिसाइड में प्रयोग करते हैं। अब इन चारों चीजों को हम अगर नहीं प्रयोग करेंगे तो इसको रसायन मुक्त खेती कहेंगे, केमिकल फ्री फार्मिंग करेंगे। और जिसके केवल दो शब्दों का ही इसमें फर्क है, फ्री और मुक्त। अगर हिंदी में बोलेंगे तो मुक्त, और अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो फ्री वर्ड है। तो हम ये 4 टाइप के केमिकल बाजार से लाके नहीं डालते हैं, और बाजार का कोई भी प्रोडक्ट हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसको रसायन मुक्त खेती कहा जाता है। अच्छा, आप किसी भी तरह की कोई भी केमिकल जी या कीटनाशक वगैरह आप अपने इसमें फार्मिंग में इस्तेमाल नहीं करते हैं जी। क्या इसका उत्पादन पर कोई असर पड़ता है? जो कि किसानों के मन में इस बात को लेकर तमाम भ्रांति है कि अगर हम किसी तरीके का केमिकल, जो आजकल तमाम तरह की दवाइयां आ गई हैं कि लोग फूल बतिया की दवाई डालते हैं, लोग कीटनाशक डालते हैं, लोग रासायनिक खादें डालते हैं। अभी आपने हाल में देखा भी है कि यूरिया के लिए किस तरह की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। उत्पादन से इसका क्या लेना देना है? देखिए जी, जो रासायनिक खेती में जो फर्टिलाइजर, उसका अहम रोल है ना। और रसायन मुक्त खेती में अगर कोई किसान शुरू करता है तो उसको प्रॉब्लम आती है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, अगर आप शुरू करेंगे 1 साल में ही 2 साल में ही प्रोडक्शन उसके बराबर आता है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मैंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया। शुरुआती दौर में प्रोडक्शन बहुत कम हो गया और कुछ तजुर्बा नहीं था खेती का, क्योंकि मैं 19-20 साल का था जब सर्विस में चला गया, और 16-17 साल वहां 17 साल नौकरी किया। मैं 37 इयर्स का वापस आया, और आने के बाद में मैंने आते ही मैं ये रसायन मुक्त खेती शुरू कर दिया, जिसमें कि क्या हुआ कि तजुर्बा ना होने के कारण, और वैसे भी जमीन जो थी वो 2020 से पहले इस खेत जिसमें बैठे हैं इसमें रासायनिक खेती होती थी, तो उसके अंदर सारे केमिकल पड़ते थे। तो जब हम रासायनिक फर्टिलाइजर छोड़ देते हैं तो एक उत्पादन बहुत कम हो जाता है। और अगर मैं कहूं कि एक किसान, अगर उसको सही गाइड करने वाला कोई अच्छा तजुर्बे का किसान अगर उसको अगर गाइड करे, तो हम तीसरे साल में प्रोडक्शन जो है रासायनिक खेती के इक्वल या उसके लगभग लेके आ सकते हैं। अगर उसके बराबर नहीं भी आती है तो हम उसमें कुछ एड ऑन करके, जैसे कि हमारा आप देख रहे हैं, जैसे ये गन्ना है हमारा, जो किसान गन्ना खेती करता है वो गन्ने को काटेगा, फैक्ट्री पे ले जाएगा, या फिर क्या करेगा, उसको कोल्हू जहाँ पे गुड़ बनता है वहां पे ले जाएगा, है ना। तो उसके लिए अभी मैंने एक सामने देख रहे होंगे कि अब मैंने प्रोसेसिंग यूनिट लगा रखी है। तो मैं अपने गन्ने को किसी शुगर फैक्ट्री में नहीं लेके जाता, या ना मैं गुड़ वाले कोल्हू के ऊपर लेके जाता हूँ। तो ये फिर यहाँ पे हम लोग अपनी प्रोसेसिंग करते हैं। अच्छा। और प्रोसेसिंग के बाद में हम लोग मार्केटिंग करते हैं। मतलब अभी जैसे मान लीजिए, इससे पहले मैं आता हूँ कि खेती के 3 पायदान, खेती के 3 पायदान है जी: प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग। ठीक है। पैदावार करना, उसका प्रोसेसकरण करना, प्रोसेसिंग जिसे कहते हैं। तीसरा मार्केटिंग, जिसको बेचना। तो जो किसान गन्ने की खेती कर रहा है वो सीधा फैक्ट्री को ले जाता है और उसका काम खत्म हो जाता है ना। अभी उसके बाद में या कोल्हू पे ले जाएगा, उसका काम, कोल्हू पे उसको गन्ना फेंक दिया, काम खत्म है। वो कभी गुड़ या शक्कर नहीं, चीनी नहीं बनाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपना गुड़ को वहां पे, गन्ने को किसी फैक्ट्री या गुड़ के वाले कोल्हू पे नहीं लेके जाते, हम अपना उसको खुद प्रोसेसिंग यूनिट छोटी सी लगाई है, उसकी प्रोसेसिंग करती हैं। और तीसरा स्टेप जो आता है मार्केटिंग का, तो हम लोग अगर गुड़ बना के किसी तीसरी जगह के लेके जाते हैं, अभी जो कोल्हू या शुगर फैक्ट्रियां हैं वो जो चीनी या गुड़ बनाती हैं, वो क्या करती हैं, चीनी वाले या बड़े उनके बायर्स आते हैं, वो खरीद लेते हैं, या जो कोल्हू होता है उनका जो गुड़ है वो व्यापारी
व्यापारी होते हैं वो खरीद लेते हैं। तो वहां पे अगर हम इस गुड़ को बना के किसी व्यापारी के पास लेके जाएंगे तो इसकी कीमत वही 30-40 रुपए लगाएगा, जबकि उतनी ही कॉस्ट उसकी प्रोसेसिंग चार्ज है। अगर 1 किलो गुड़ बनाने की कीमत हमारी लगभग 40 रुपए जाती है केवल प्रोसेसिंग चार्ज, और वही अगर हम 30-40 रुपए में बेचेंगे तो हमें तो ये काम बंद करना पड़ेगा। फिर हमें तीसरा काम पायदान जो है, हम मार्केटिंग खुद करते हैं। अच्छा। हमें 1 किलो भी गुड़ बेचना है तो हम लोग खुद बेचते हैं, और ऊपर वाले की मेहरबानी से ये है कि हम इस बार अपने जो प्रोडक्शन गुड़ और शक्कर के ऑर्डर है वो प्री ऑर्डर पे ही देंगे। जिसको भी लेना होगा वो प्री ऑर्डर करेगा, फिर उसको बुकिंग पे दूंगा। अच्छा। है ना, फिर ये मिल पाता। हाँ, जो आपका सवाल ये था कि जो किसान करता है उसके लिए क्या प्रॉब्लम आता है। पहले जो 2-3 साल में प्रोडक्शन कम होती है, जिसके वजह से किसान टूटता है। हाँ, अगर मेरी बात करेंगे तो मेरे को क्या था कि मेरे को कुछ एडिशनल इनकम का सोर्स था, मेरे को पेंशन आती थी तो मैं उससे सर्वाइव कर गया। हाँ, ये अगर ये किसान, एक नॉर्मल किसान जो शुरू करता है उसके लिए काफी चैलेंजिंग है। जो सिर्फ खेती पर डिपेंडेंट है उनके लिए ज्यादा बिल्कुल उनके लिए। आपके बात के हिसाब से पहले 3 साल, हाँ जी, चौथे साल से हाँ जी, किसान एक ऑन एवरेज इनकम जो खेती से प्रीवियसली कर रहा था, हाँ जी, वो करना शुरू कर दिया। उससे ऊपर भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, उससे ज्यादा भी जा सकते हैं अगर उसके अंदर एड ऑन करें। अभी है ना, उसके अंदर डिफरेंट वैरायटी का गुड़ बनाइए। उसके अंदर कुछ जैसे हम लोग 4-5 टाइप का गुड़ बनाते हैं। एक सादा गुड़ हो गया, एक हमारा सोंठ अजवाइन का है। उसमें थोड़ा सा मैं और कुछ ऐड कर सोंठ अजवाइन ऐड करते हैं तो उसके हमारे कुछ और कॉस्ट मिलती है। और फिर उसके बाद में हम लोग बनाते हैं हल्दी वाला गुड़, तो उसकी कॉस्ट हमारी और अच्छी हो जाती है। फिर एक स्पेशल गुड़ बनाते हैं, उसके अंदर मूंगफली, नारियल तिल, सोंठ अजवाइन और थोड़ा सा देसी घी डालते हैं। उसकी कीमत और अच्छी मिलती है। तो वो जब तक हम उसके अंदर कुछ इन्वेंशन नहीं करेंगे तब तक उसकी कीमत नहीं मिल पाएगी। आपकी जो फार्मिंग है वो एक तरह से देखा जाए तो वो इको फ्रेंडली भी है जी, और जलवायु के हिसाब से भी आप जलवायु को हैम्पर नहीं कर रहे हैं जी। इस समय गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सिनेरियो है और पूरी दुनिया के लिए क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रीजन बना हुआ है जी। मौसम प्रभावित हो रहे हैं, सेहत प्रभावित हो रही है, आम जीवन में बीमारियां बढ़ रही हैं। तो अगर इस तरह से आप देखा जाए तो आप एक इको फ्रेंडली फार्मिंग कर रहे हैं जो कि जलवायु को भी मेंटेन रखेगी और कहीं ना कहीं आपकी जो किसानी है उसकी लागत भी कम करती है। तो ये तो किसानों के लिए बहुत प्रेरणादायी फार्मिंग है आपकी। किसानों को आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? जो किसान हमारे ये वीडियो देख रहे हैं उनको आप कैसे प्रेरित करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आते ही लगभग 3.5 एकड़ में स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अच्छा। हाँ, किसी भी किसान को अगर करना है तो वो पहले छोटे स्तर पे करे। 1 बीघे 2 बीघे है ना, वो किसान की डिपेंडेंसी है कितना बड़ा। अगर 10 एकड़ का किसान है तो मैं कहूंगा कि वो कम से कम 1 बीघे या 2 बीघे में स्टार्ट करे। वो अपनी मार्केट डिपेंडेंसी जो है वो खत्म करे, है ना। हमारे जैसे हमारी मिट्टी है, ये मिट्टी जो है सबसे ज्यादा फर्टाइल है। यहाँ पे हर टाइप की फसल होती होगी, है ना। आपने देखा होगा कि गन्ना भी होता है यहाँ पे, गेहूं होता है, चावल होता है, सरसों होती है, सब्जियां होती हैं। अभी केले की काफी खेती होनी शुरू हो गई है ना। फ्रूट प्लांट हर टाइप का, आम यहाँ पे होता है। तो हम हल्दी होती है, अदरक होता है, लहसुन होता है, मिर्च होती है। तो ये सब चीज की पैदावार है और इस सब की जो है आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी किचन को भी है, आपकी रसोई को भी है ना। हम अगर आज खाना बनाएंगे तो अगर हम अगर एक बाई द वे कुछ घर में कोई सब्जी बनती है, आज मान ली सब्जी बन रही है, तो उसमें क्या होगा? सबसे पहले आप अगर एक बर्तन के अंदर तेल डालेंगे तो तेल सरसों का है, तो वो हमारे यहाँ होता है। फिर उसके बाद में जीरा डालेंगे तो जीरा मान लो नहीं होता है ना। एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर जाता हूँ कि हमें किस लेवल पे सोचना होगा, तभी वो किसान इस खेती में आएगा, है ना। दूसरा, जब हम शुरू करेंगे, जीरा चलो नहीं होता है, वो हमारा ज्यादातर राजस्थान वगैरह में होता है ना। तो उसके बाद में अदरक, लहसुन, हरी मिर्च डालेंगे, है ना। तो वो हमारे यहाँ अदरक भी होता है, मेरे खेत में अदरक लगा हुआ है। लहसुन मेरे पास लगभग 1 साल का पड़ा हुआ है, 1 साल 2 साल भी ना हो तब भी मेरे पास है ना। फिर उसके बाद हरी मिर्च मेरे पास लगी हुई है ना। ये चीजें, फिर हो गया प्याज हो गया, है ना। प्याज भी मेरे घर का है। फिर उसके बाद में जो भी आपने मसाले हैं, मसालों में धनिया पाउडर है, धनिया यहाँ पे होता है। हल्दी हो गया, हल्दी यहाँ पे होती है। और भी कई
और भी कई इस टाइप के मसाले हैं जो यहाँ होते हैं, हाँ। हमें वो पैदा करने हैं, है ना। फिर हमने अगर सब्जी कोई बनानी है तो हम जैसे मान लीजिए आप कद्दू देखा होगा मेरे सामने लगा, हमने कद्दू काट के डाल दिया और उसमें नमक डाल दिया, तो आपकी सब्जी बनके लगभग तैयार हो गई, अगर ज्यादा आप मसाले वगैरह नहीं यूज करते हैं। तो ये इस लेवल पे अगर एक किसान सोचेगा कि मेरे को मार्केट डिपेंडेंसी खत्म करनी है और मेरे को अपनी सब्जियां घर पे तैयार करनी है, तब ये स्टार्ट हो पाएगा। अगर ये कहे कि एकदम में कोई कमर्शियली, हाँ, जैसे जैसे आपके पास कुछ एडिशनल हो जाता है, जैसे मान लीजिए मैं मेनली मेरे से गन्ने की खेती करता हूँ, और अगर मेरे पास मेरे खाने का पहले मैं गुड़ रखता हूँ, शक्कर के 1 साल की गुड़ और शक्कर मैं अपने घर का रखूंगा, और उससे एडिशनल होगा तब भी मैं तीसरे आदमी को दूंगा, नहीं तो मैं कह दूंगा भाई मेरे पास नहीं है ना। और जैसे मान लो हल्दी है, हल्दी मेरे पास अब मान लीजिए मेरे को 4-5 क्विंटल पड़ी है, मैं अपने लिए 10 किलो हल्दी अपने घर के लिए रखूंगा, उसके बाद मैं किसी को दूंगा बाकी। और जो किसान कर रहा है वो भी ऐसे ही करे, अपने लिए पहले खेती करें, जो एडिशनल बच रहा है उसको आप मार्केटिंग शुरू करिए। अच्छा, बहुत सारे बात होती है कि केमिकल जो किसान डाल रहा है ना, मैं कहता हूं बहुत रिस्पॉन्सिबल किसान नहीं है जो केमिकल सब्जियों पे या किसी भी चीज के ऊपर पड़ रहा है। अभी अब मैं केले का एग्जांपल आपको बताता हूं, है ना। ये क्या हो रहा है कि अभी यहाँ पे जो है खेती जो है, लोग गन्ने से डाइवर्ट हो रहे हैं अभी धीरे धीरे केले के ऊपर। यहाँ पे लगभग मैं जो देख रहा हूँ लगभग 25-30% जो रकबा है वो अपर लैंड जो है वो डाइवर्ट हो गई है केले पे। और आज ही मेरी सुबह एक केले वाले के खेती करने वाले से लड़के से बात हो रही थी, वो बोल रहा था भैया 2.5 रुपए किलो बेचा है मैंने। बाप रे बाप, है ना, कितना लॉस है, बहुत खतरनाक लॉस है ना। अभी खबर आ रही थी कहीं कि मैंने अभी वीडियोस देखे हैं अपने ही जिले के, हाँ जी, कि लोगों ने खड़ी फसल को खड़ी फसल क्योंकि वो कच्ची फसल है, है ना। अगर गुड़ मेरा आज नहीं बिकता तो मैं उसको प्रिजर्व करके रख लूंगा, अगले दिन उसकी कॉस्टिंग और अच्छी मिलेगी, बिल्कुल 10-5 में। लेकिन अगर ये कच्ची फसलें हैं, ये इसको हम रोक नहीं सकते, है ना। तो बड़ा मन को भी दुखी होता है कि मैं भी एक उसी बिरादरी से, किसान बिरादरी से है, और मेरे किसान भाई अपनी फसल को खत्म कर रहा है, तो हमारे लिए बहुत दुख की बात है। हमारी कम्युनिटी के लिए, किसान कम्युनिटी के लिए एक बड़ी दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो किसान है, मेरे को तो चलो कुछ नहीं होगा, इनकम नहीं आएगी, तो मेरे को जो मैंने सर्विस की है उसका मेरे को बेनिफिट मिल रहा है, मेरे को पेंशन लेके मैं अपने बच्चों की स्कूलिंग फीस या कुछ दे दूंगा, है ना। लेकिन जिस किसान की डिपेंडेंसी नहीं है, खेती पे डिपेंडेंसी खेती पे है, वो कैसे सर्वाइव कर रहा है ना। इवन जो गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम किसानों को आमदनी 2 गुनी कर देंगे, लेकिन वो चीज मेरे को नहीं लग रहा है कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो पाएगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन ये खेती का मॉडल जो है ये पॉसिबल कर सकता है। हाँ, और ये असल में ये खेती, दूसरी बात है कि ये खेती तजुर्बे की है ना, तजुर्बा होता जाएगा, हाँ, आपका मुनाफा बढ़ता जाएगा, उत्पादन बढ़ता बिल्कुल जाएगा। देखिए, ये यहाँ पे तीन चीजें और मैं बताता हूँ कि ये खेती मेहनत मांगती है। अच्छा, हाँ, मेहनत है इसमें, बहुत मेहनत है ना। दूसरी बात, इसमें तजुर्बे की बात है। तजुर्बा तभी आएगा आप जब गलती करेंगे जब आप काम करेंगे आपसे गलती होगी, गलती से आप सीखेंगे, वो आपका एक एक्सपीरियंस में कन्वर्ट होगा। तो धीरे धीरे क्या है कि वो होपफुली पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। पहले मैंने भी जब शुरू किया, मैंने सब्जी से शुरू किया था। अच्छा, और सब्जी से शुरू किया तो मैंने देखा कि मेरे पास सब्जी, जब मेरे पास आज 10 किलो खीरे की डिमांड है, उसमें 2 किलो खीरा लग रहा है। अब जब 40 किलो खीरा लगा तब उसकी डिमांड भी 10 किलो है, तब उसकी कॉस्टिंग नहीं मिल रही। जब मैं उसको बाजार में लेके जाता हूँ बेचने के लिए, तो वो थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा सा दाग वगैरह लगेगा, तो दुकानदार शॉपकीपर लेता नहीं है, कीमत अच्छी नहीं मिलती है ना। जो अवेयर है वही तो लेता है, लेकिन जो हमारा पास एडिशनल बच गया, उसकी कीमत, अगर खीरे बाजार में 10 रुपए खीरा बिक रहा है, मतलब होलसेल में बिक रहा है, तो वो मेरे से 2 रुपए 5 रुपए भी कीमत नहीं देता, बिल्कुल, है ना। तो मैं पहले ही कहा कि जो केमिकल डाल रहा है किसान, वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्योंकि अभी जैसे केले की बात हो रही थी, केमिकल अभी बहुत बुरी तरीके से केमिकल पड़ रहा है केले के ऊपर। केले के ऊपर एक मेन बीमारी आती है बीटल की,
है ना, कि और उसके ऊपर केले के छिलके के ऊपर क्या होता है, एक कीड़ा आता है, हमने भी कभी देखा नहीं, उसको बीटल बोलते हैं, है ना। और वो क्या करता है, उसके ऊपर चलता है और उसके ऊपर निशान पड़ जाता है। अब जब वो किसान अगर दवाई नहीं डालेगा तो मार्केट में ले जाएगा तो उसकी वैल्यू नहीं मिलती, है ना। अच्छा, जबकि हमने जब केला खाना है तो हमने केला को पकड़ा और उसका छिलका उतारा, छिलका उतार के छिलका खा के गुदा खाया, फेंक दिया। जब बीटल आता है वो उसके गुदे पे कोई नुकसान नहीं करता, है ना। लेकिन अगर वही हम बाजार में किसी कोई कस्टमर है ना, वो खरीदेगा नहीं, बोलेगा ये केला खराब है। इवन जब मेरे को अगर कहीं फ्रूट लेना होगा, केला लेना होगा, तो मैं वही खरीदूंगा जिसके ऊपर बीटल लगा हो, क्योंकि उसके ऊपर पेस्टिसाइड कम पड़ा है या नहीं पड़ा है ना। लेकिन वही मार्केट में दूसरा बंदा आ रहा है तो वो नहीं खरीदेगा। क्योंकि थोड़ा सा अवेयरनेस की भी कमी है। इस तरह के अगर गवर्नमेंट की तरफ से या जो लोग तमाम बड़े बड़े एनजीओ फार्मिंग को लेकर चलाते हैं, उनको थोड़ा सा विदाउट केमिकल जो प्रोडक्ट आएंगे उनके बारे में लोगों को थोड़ा अवेयर भी करने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। अगर अवेयर हो गए तो लोग अपने आप से इसको यूज करना बंद कर देंगे। जी बिल्कुल सही है। हरप्रीत जी, एक ये बात तो आपने किसानों के लिए कही कि जो किसान हैं केमिकल फ्री फार्मिंग में आना चाहते हैं वो आए, ट्राई करें, बट छोटे स्तर से, कम खेती से वो स्टार्ट करें। लेकिन आजकल जो शहर में एक कल्चर चल रहा है, क्योंकि शहर के लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आजकल किचन गार्डनिंग का बड़ा क्रेज है। जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो भी किचन गार्डनिंग में बड़ा इंटरेस्ट रखती हैं। आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वुमेन्स को भी देख लीजिए तो वो किचन गार्डनिंग करती हैं। किचन गार्डनिंग के कुछ टिप्स अगर आपसे मिले कि किचन गार्डनिंग भी हो जाए, केमिकल फ्री भी हो जाए, लोगों को इंटरेस्ट है कि उनके घर में एक पौधा केले का भी होना चाहिए, एक पौधा खीरे का भी हो, लौकी का भी हो, भिंडी का भी हो, बैंगन का भी हो, फिर लोग उसको सोशल मीडिया पर दिखाते हैं कि हम भी इको फ्रेंडली फार्मिंग कर रहे हैं। कुछ नहीं तो छत पर ही वो लोग कर लेते हैं। उनके लिए कुछ टिप्स? देखिए, टिप्स देखिए, किचन गार्डनिंग के बारे में मेरे को बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं है। इस बार थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, इस फील्ड में कोशिश कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि जो किचन गार्डनिंग है वो, जैसे मैंने पहले आपको बोला कि बहुत सारे लोग हैं जिनको वो कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास जमीन नहीं है, हम कैसे खेती करेंगे, हम लोग कैसे उगाएंगे। वो पॉसिबल है, हम लोग ग्रो बैग आजकल आ गए हैं, इजिली मार्केट में मिल जाते हैं, उसके अंदर आप ट्राई करिए। देखिए, जब तक आप करेंगे नहीं, मैं मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं कि मैंने आपको लगा दिया और आप सब सीख गए। मैं तो खुद सीख रहा हूँ, है ना। मैं तो ये खेती का ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें कोई, मैं कहता हूँ, परफेक्शन हो ही नहीं सकती। करके सीखिए। हाँ, कोई कहे कि मैं परफेक्ट हो गया या मैं खेती सीख गया हूँ, मैं इतना जानता हूँ, इतने %, इसके अंदर सक्सेस का कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं। मैं मानता हूँ कितना भी आदमी सीख जाए, वो अगले दिन उसके लिए एक नया चैलेंज और नया उसके लिए क्लास अगले दिन होती है ना। तो जो शहरों में रह रहे हैं उनको तो मेरा ये है कि पहले तो आप एक जैसे बड़े बड़े आप भी मेडिकल लाइन में हैं तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े डॉक्टर हैं जिनका बहुत फाइनेंशियली अच्छे हैं, उनका इनकम का सोर्स बहुत अच्छा है। यहाँ बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका भी बहुत अच्छा इनकम का सोर्स है ना। उन्होंने हर चीज को अडॉप्ट किया हुआ है। उनका एक डॉक्टर है, उनका एक जिम ट्रेनर है, या हर चीज वो लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी एक किसान को अडॉप्ट नहीं किया, है ना। मानता हूं कई लोगों के पास समय नहीं होता है ना, क्योंकि वो भी एक हमारी जरूरत का, जिंदगी का हिस्सा है। वो भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हर एक फील्ड में। अगर कोई मार्केटिंग से रिलेटेड कोई ट्रेन चला रहा है, कोई बस चला रहा है, वो भी हमारी जिंदगी का, अगर वो नहीं होगा तो हमारे पास वो चीज, अपॉर्चुनिटीज नहीं आएगी। जो सर्विस कर रहे हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन उनके पास, या मैं कहूंगा कि उनको भी थोड़ा एक किसान को अडॉप्ट करना चाहिए। अगर वो उनके पास समय नहीं है ना, वो एक किसान को अडॉप्ट करें, भाई तुम खेती करो और केमिकल फ्री करो, हम जो भी प्रोडक्ट होगा हमको दो, हम उसकी राइट वैल्यू देंगे। आप वो एक किसान को अडॉप्ट करें, है ना, और उसकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि ठीक है, अगर नहीं होगा, खराब हो जाएगा, तो तेरे बच्चों की एजुकेशन का पैसा मैं दे दूंगा। पॉसिबल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। या तेरे पास जो नेसेसरी खर्चे हैं उसको हम लोग अफोर्ड करेंगे, ये पॉसिबल है ना। तो जब तक ये चीजें नहीं होंगे, और जिनके पास थोड़ी सी जमीन है या छत में जगह है या जिनके पास थोड़ा सा फ्री टाइम है, वो अपने ग्रो बैग करके वो उसके अंदर बीज डालें। और कई तो मैं ये भी जानता हूँ, किचन गार्डनर इतने एक्सपर्ट हैं कि मैं कई चीजें उनसे देख देख के सीखता हूँ कि यार इतना अच्छा काम कर रहे हैं, यार इतना अच्छा। हाँ, मैं देखता हूँ कई लोग ऐसा है, कई घरों में देखा है मैंने
कि वो लोग अच्छे अच्छे फ्लावर्स वगैरह लगाते हैं, पौधे लगाते हैं पॉट में, तो वो भी बहुत लगाना जरूरी है। लेकिन उसी के साथ साथ में आप एक मिर्च का पौधा भी लगाइए, आप थोड़ी सी धनिया भी बोइए, किसी जगह एक परात ले लीजिए मिट्टी की है ना, उस टाइप का है ना, उसके अंदर आप धनिया बोइए, आपको थोड़ा ताजा खाने को कुछ। आज अभी विंटर का टाइम आ गया है, अभी सोया, मेथी, धनिया है ना, आप छोटे छोटे ग्रो बैग में उगाइए और कोशिश करिए। और अगर है ना, और एक ग्रुप बनाइए छोटा सा किचन गार्डनिंग का, एक दूसरे के साथ तजुर्बे शेयर करें, है ना। और उसके बाद में अगर बाय द वे किसी के पास कोई चीज एडिशनल हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, मान लीजिए किसी के पास धनिया ज्यादा है तो वो, और किसी के पास मेथी ज्यादा है, तो एक दूसरे में मिल बांट के खाने के, जिसको वंड छकने की हमारे गुरु नानक देव जी ने कहा कि कीर्त करो नाम जपो वंड छको, मतलब मिक्स, हमें एक दूसरे का विनिमय करके खाने का जो मेथड है उस पर आना चाहिए। अभी हरप्रीत जी कौन कौन सी चीजें आप अपनी फार्मिंग में उगा रहे हैं? गन्ने के अलावा कुछ सब्जियां, फल, फूल, क्या क्या चीजें अभी उत्पादन हो रहा है अपने यहाँ पे? देखिए, मेरी मेन फसल तो अभी गन्ना है जी। अच्छा। गन्ने से तो मैंने पहले बता दिया कि गुड़ शक्कर बनाते हैं। उसके अलावा इंटरक्रॉप में मैं हल्दी पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। हल्दी में क्या होता है कि एक तो हल्दी बोने से कीड़े की समस्या बहुत कम हो जाती है। अच्छा। हाँ, और दूसरा बात यह है कि जैसे हम लोग गन्ना वर्टिकली 10-12 फीट जाता है। अच्छा। ऊपर को सीधा खड़ा है ना, ठीक है। और हम लोग एक कोशिश करते हैं कंद की फसल उसके अंदर ली जाए। अच्छा। है ना, अगर, और हम जैसे 9 फीट का गैप दिया है। हाँ। और उसके अंदर हम लोग 9 फीट के अंदर हमको सोचते हैं कि जमीन के अंदर किया, एक ऊपर को सीधा गया और जमीन के अंदर चला गया। तो और फसल का भी सिलेक्शन ऐसे करना चाहिए कि जो एक फसल दूसरी फसल को नुकसान ना करे। ठीक है ना। तो मान लीजिए हम इसके अंदर अभी देखिए, अगर इसके अंदर हम कुकुरबिट कोई लगा देंगे, लता की फसल, मतलब बेल वाली फसल अगर लगा देंगे तो वो गन्ने को दबा देगी, है ना, तो वो हमें फसल का वो गलत हो जाएगा। तो हमें फसल का सही चुनाव होना चाहिए, है ना। कौन सी फसल, अगर मान लो पता लगा कि हम ऐसी फसल का सिलेक्शन कर दें कि गन्ने को पानी नहीं चाहिए, हमने गन्ना काटना है, गुड़ बनाना है, तो और क्या नाम लेते हैं, उसके अंदर हम इंटरक्रॉप दूसरी ऐसी फसल लगा लें जिसको पानी चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। दोनों फसलें बर्बाद हो जाएंगी। तो ये सीखने का सब्जेक्ट है। हाँ। मैंने पहले ही बोला आपको कि तो सीखना है, हम अभी भी गलती करते हैं, आज भी गलती किया मैंने, है ना। तो फिर हमें उस फसल का सिलेक्शन करना पड़ता है कि जो उसके इक्विवेलेंट उसको चल सके। हाँ जी, यानी फार्मिंग राइट डायरेक्शन में किया जाए और एक साथ 2-3 फसलें अगर एक टाइम पे उसी खेत से हम उगा लें, है ना, तो हमारा जो उत्पादन है वो भी मीट आउट हो जाएगा। हाँ जी, उसकी लागत कम हो जाएगी। हाँ जी, और उसका जो हमें रेवेन्यू मिलने वाला है वो भी बैलेंस हो जाएगा और अच्छा मिल जाएगा। और जो आपने बात किया कि हाँ, फसलें की बात की है, तो हल्दी हो गया, गन्ना हो गया, और उसके अलावा जैसे मैं कुछ चीजें हैं मैं अपने लिए करता हूँ, और वो मैं अपने शौक के लिए करता हूँ। कोई मेरे सज्जन मित्र दोस्त आ जाते हैं तो उनको फालतू होता तो मैं उसका भी कोई पैसा लेना नहीं शुरू किया, है ना। तो जैसे मैंने आउटर पैरामीटर पे केले लगे हुए हैं, क्योंकि मेरे घर में फ्रूट भी चाहिए, है ना। फिर उसके बाद में पपीते लगे हुए हैं, कुछ आम के पौधे लगाए हुए हैं, और कुछ इस साइड में मौसम्मी वगैरह भी लगी है, ये तो फ्रूट में आ गया, है ना। और यहाँ पे फिर मैंने कुछ सब्जियां हैं, सब्जी में अभी कद्दू है, लौकी है, भिंडी है, करेला है, और तोरी है, अच्छा, बैंगन है। हाँ। इस टाइप की सब्जियां भी मेरी खुद के खाने के लिए हो रही हैं। और कुछ एडिशनल जो होता है, जो मेरे साथ में काम करने वाले हैं या कोई सज्जन मित्र आ गए उनको दे देता हूं, परिवार के हाँ, उनके दे देते हैं। हाँ जी। हरप्रीत जी, जो उत्पादन की लागत का सबसे बड़ा विषय आता है जी, क्या मार्केट प्रॉपर अवेलेबल है? जो उत्पादन आप करते हैं, हाँ जी, आप तो 3 काम एक साथ कर ले रहे हैं। आप अपना फसल भी उगाते हैं, हाँ जी, उसकी प्रोसेसिंग भी करते हैं, यानी रॉ मटेरियल आपने तैयार किया, उसको प्रोसेस किया, देन प्रोडक्ट तैयार हो गया। अगर हर किसान के बस की तो ये सब बातें नहीं है, क्योंकि अगर किसान कोई केमिकल फ्री फसल उगाता है, उसको बाजार की अवेलेबिलिटी गवर्नमेंट को किस स्तर तक करानी चाहिए, इसमें गवर्नमेंट को क्या क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? गवर्नमेंट प्रचार तो बहुत कुछ कर रही है, क्योंकि दूसरा आपने एक पार्ट अभी रखा था कि जो हमारे देश के पूंजीपति लोग हैं, उन लोगों ने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बना रखी हैं हमारे देश में कि उत्पादन आपका कीमत पूंजीपति महोदय तय करेंगे, गन्ना किसान का पूंजीपति चीनी मिल के मालिक तय करेंगे, कीमत उसकी वो तय करेंगे। ये जो दुर्व्यवस्था हमारे देश में है, ये एक बड़ा चैलेंज है।
इसको हम किसी पॉलिटिकल नैरेटिव से नहीं पूछ रहे हैं, एक किसान की पीड़ा समझते हुए आपसे जानना चाहते हैं। देखिए पॉलिटिकल कोई इशू नहीं है ये। देखो पॉलिटिकल अगर मैं कुछ बोल भी रहा हूं तो मैं कुछ जो हमारे प्रधानमंत्री साहब मोदी साहब जो कह रहे हैं, या उन्होंने 2022 या 23 का एक लेक्चर है, मैंने सुना उसको, है ना, पॉपुलरली उन्होंने केमिकल फ्री फार्मिंग के लिए किया, है ना, उस काम को मैं कर रहा हूँ 2020 से कर रहा हूँ, बिल्कुल, है ना, मैं बिल्कुल जो उनका सपना है उसी सपने को साकार करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो कोई अगर कुछ मेरा अगर गवर्नमेंट से इश्यू भी होगा तो मैं कौन सा गलत बोल रहा हूँ ना, तो मैं तो भाई गवर्नमेंट से कह रहा हूँ कि भाई आपने कहा, मैंने वो काम कर रहा हूँ, है ना, और आप उसको मैं उस चीज को इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ। अगर किसी चीज की डिमांड होगी तो मैं सरकार से ही मांगूंगा ना, सरकार हमारी भी है ना, तो सरकार हमारी, तो हमें उसमें कोई बात नहीं है, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल की बात नहीं है, है ना। देखिए जब पहले बताया 3 प्रोडक्ट जो पायदान है, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, कोई भी किसान उद्यमी है जो मेहनत का किसान है, वो किसान सारे मेहनत का ऐसी कोई बात नहीं है, सब मेहनत किसान करते हैं, है ना। किसान जो है पैदा कर रहा है, अगर उसको कहोगे कि प्रोसेसिंग कर ले तो प्रोसेसिंग भी कर लेगा, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आता है मार्केटिंग का। इस बार मैंने आपसे बोला कि मैं बुकिंग पे ही गुड़ दूंगा, लेकिन ये मेरे लिए पहले दिन ऐसा नहीं था। मैं पहले बार जब गुड़ बनाया तो मैं ऐसे लेके घूमता था अच्छे अच्छे कनाडा लोगों के पास में, बिजनेसमैन के पास में या व्यापारियों के पास में, वो उन्होंने मेरे प्रोडक्ट लेने का मना कर दिया और काफी मेरा लॉस भी गया, है ना, अच्छा खासा लॉस हुआ। लेकिन क्या नाम लेते हैं, वो मार्केट बनाने के लिए मेरे को बहुत समय मेहनत करना पड़ता है ना। पहले साल में मैं खुद बताता हूँ, ऑन द कैमरा बताता हूँ कि मेरे को पहले साल में लगभग 10 कुंटल मेरा गुड़ जो है खराब हो गया, बिका नहीं, जिसकी आज डिमांड इतनी खतरनाक डिमांड है, आज आप दे नहीं पा रहा हूँ, है ना, वो क्योंकि मार्केट का इशू था, है ना। कुछ गलतियां मेरी भी थी, ऐसी बात नहीं है कि मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं कई चीजों को एनालाइज नहीं कर पाया, कि मैं रेट एनालाइज नहीं कर पाया कि क्या रेट बिकना चाहिए, क्योंकि शुरुआत थी और कोई इस फील्ड में था नहीं, है ना। और दूसरी बात, मैंने उसको जब स्टार्ट करना था उसमें स्टार्ट नहीं किया, लेट स्टार्ट किया। कुछ एक मेरे को ऑर्डर आ गया, बोले हम साहब आपसे लेंगे, और फिर उन्होंने लास्ट में मना कर दिया लेने के लिए, तो वो मेरे लिए बड़ा नुकसान हुआ, है ना। तो उसको मैंने, उस गलती को मैंने अगले साल उस पे ध्यान देके काम करना शुरू किया, और दूसरे साल ही मैंने मतलब जो दूसरा साल था मेरा 23 का साल था, 2023 में मैंने 17 मार्च को मैंने प्लांट बंद किया, और 17 मार्च को मेरे पास गुड़ खत्म हो गया, उसी दिन खत्म हो गया जो उत्पादन हुआ, उसी दिन, मतलब 17 मार्च को मैंने लास्ट डे था और लास्ट डे खत्म हो गया, है ना। तो क्या नाम लेते हैं, ये चीज जो मार्केट है, अभी मैं कह रहा हूँ कि मैं, देखिए सर, ऊपर वाले से डर के कहता हूँ कि मैं इस बार बुकिंग पे दूंगा, है ना, ये चीज एक दिन में नहीं पैदा हुई, नहीं, है ना। और मैं कह रहा हूँ कि मेरा खराब हो गया, है ना, वो मेरा था मेन मार्केटिंग की वजह से, मार्केटिंग, और मार्केटिंग सबसे बड़ा मुश्किल चैलेंज है किसान के लिए, है ना। कोई चीज जो हमें पहले ऐसा होता है, यार हमने तो शुद्ध बनाया, कोई खरीद लेगा, कोई नहीं खरीदता वैसा, जी, है ना, जब तक आपका एडवर्टाइज नहीं है, मार्केट नहीं है ना, मार्केट में ब्रांड बिकता है, बिल्कुल। कई चीजें तो ऐसी भी हैं, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, वो प्योर डुप्लीकेट है, लेकिन ब्रांड के नाम से बिक रही है, ब्रांड बना। और हाँ, तो मैंने फिर देखा यार इसको पैकिंग पे भी काम करना पड़ेगा, इसका पैकिंग किया, उसके ऊपर स्टिकर लगाए, लोगों को दिखाया, फिर लोगों को जब यूनिक चीज की टेस्ट दिया, है ना, फिर लोगों ने बोला कि हाँ यार ये तो गुड़ बहुत मतलब टेस्ट में है ना। और अच्छा, मैं पहली बात एक बार बताता हूँ, और मैं गलतियां ही बताता हूँ मैं, है ना। जब ये मैं स्टार्ट किया तो ये मेरी प्रोसेसिंग यूनिट खेत में नहीं थी, मैंने रोड पे लगाया। अच्छा, हाँ, तो मैंने सोचा लोग आएंगे, देखेंगे, अट्रैक्ट होंगे, वो जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अच्छा, हाँ, है ना। तो वो क्या हुआ कि यहाँ से लगभग 200 मीटर रोड है, तो मैंने वहां लगाया कि लोग देखेंगे कि इस तरह गुड़ बनता है, साफ सफाई है, तो उन्होंने बिक जाएगा मेरा। अच्छा। लेकिन वो गलती थी मेरी। फिर उसको अगले साल मैंने क्या किया, वहां से
सारा सिस्टम सेटअप उठाया और मैंने खेत में लगाया। अच्छा। अब जब खेत में आता है बंदा तो मेरा एक तो वो बनाने का मेथड देखता है, हाइजीन साफ सफाई देखता है, किस तरह बनाते हैं, सिंगल तवे में बनाते हैं, है ना, हैंड ग्लव्स पहनते हैं प्रॉपरली, वो हैंड ग्लव्स भी वो कपड़े के बनाते हैं, प्लास्टिक के नहीं बनाते हैं, हेड कैप पहना, ये सारी चीजें मेंटेन करते हैं। फिर वो हमारे खेती के मॉडल को देखते हैं, है ना, कि यार खेती किस तरह आता है। हाँ, जड़ है। हाँ, जड़ है ना। तो फिर वो देखते हैं कि हाँ यार ये खेती कैसे कर रहा है। हम तो इतने साल हो गए कि तिपेड़ी के अंदर यार हमने तो कभी हल्दी नहीं लगाई, 9 फीट के अंदर यार प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा है। तो लोग फिर क्या करते हैं, जाके एक दूसरे को कहते हैं कि यार उसका काम, खेती का मेथड देख के आइएगा और उसका काम करने का तरीका और उसका टेस्ट देख के आइएगा। तो जब हम चीजें लोगों को प्रोवाइड किया तब ये पॉसिबल हो पाया। ये आम किसान के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत इम्पॉसिबल तो नहीं कहूंगा, लेकिन काफी टफ है। हाँ, ये जरूर है कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे, है ना। मेरे को मतलब अभी तक तो चलो, पिछले साल मैं जो आपने बताया कि मेरे को नेचुरल फार्मिंग में फर्स्ट पोजीशन दिया और 7,000 रुपया मेरे को प्रोत्साहन राशि भी मिला था, डीएम साहब ने दिया था, है ना। तो ये अच्छा, ये जो अभी किसान जो हर एक कर रहा है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाँ जी, मुश्किल काम है ना। और जबकि मैं एक चीज और भी इसमें ऐड कर देता हूँ आपको, जब रासायनिक खेती जो है, इसके ऊपर जब हम केमिकल फर्टिलाइजर जो यूरिया की आप कह रहे थे कि मारामारी हुई है ना, जब यूरिया की एक बोरी की असल कीमत किसी से कीमत से पूछो, किसान से पूछो, तो उसको पता नहीं है कास्ट। अभी जो जो यूरिया है, यूरिया की 45 किलो की बोरी पे 1970 रुपए सब्सिडी देती है। 1970 रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है जी, और 266 रुपए 50 पैसे उसकी कीमत है। हाँ, इसमें प्रेजेंटली मतलब किसान को एक बोरी यूरिया खरीदने पे लगभग हमारी देश की सरकार को 2,000 रुपए अपने पास से देने पड़ते हैं। दे रही है। और ये बहुत सारे किसानों को, अब आप 99% किसानों को नहीं मालूम, आइडिया नहीं होगा, नहीं मालूम है। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो आप भारत सरकार के सहयोगी हैं इस तरह से, वैसे तो सहयोगी हैं, मगर सब्सिडी ना लेके भी एक उसकी जीडीपी में उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं आप। देखिए, मोदी जी ने देखा, बोला था कि जो गैस में जो अफोर्ड कर सकते हैं गैस के ऊपर, उन्होंने बोला था कि आप सब्सिडी छोड़ दें, है ना। बहुत सारे लोगों ने छोड़ दी, है ना। तो उसी तरह मैं कह रहा हूं कि जब मैं, अब रासायनिक खेती है, मैं उसका आपको अगर बताऊं, उसका रेशियो बताऊं तो कितना कितना पड़ता है। देखिए, इसके अंदर जब गन्ने की खेती करेंगे तो उसके अंदर 2 बोरी कम से कम एनपीके या डीएपी किसान डालता है 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। अच्छा, 1 एकड़ का है ना। हाँ। और 1 एकड़ में 3 से 4 बोरी यूरिया डालता है। डीएपी के ऊपर लगभग और एनपीके के ऊपर लगभग 980 रुपए की सब्सिडी है प्रेजेंटली। कुछ हो सकता है 100-200 रुपए कम, 100-200 नहीं, 150 रुपए कम ज्यादा हो सकती है ना। और ये सब्सिडी घटती बढ़ती भी है ना। किसी टाइम में जो मैंने बता रहा हूँ कि सब्सिडी 1970 रुपए में, किसी टाइम में सब्सिडी 2200 रुपए तक भी थी। जब किसी दूसरे देश से जब यूरिया नाइट्रोजन इंपोर्ट करने लगते हैं तब उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, तो उसकी सब्सिडी रेट भी घटता है। लेकिन प्रेजेंटली मैंने 4-5 महीने पहले पता किया था, तो 1970 रुपए। तो अगर 2 बोरी डीएपी डालता है तो लगभग 2000 रुपए इसके डीएपी का सब्सिडी लोड हो गया। अगर आप 3 बोरी नाइट्रोजन की डालते हैं तो ये आपका पड़ गया 6,000 रुपए, मोटा मोटी 8,000 रुपए सब्सिडी गवर्नमेंट के ऊपर पड़ गई 1 एकड़ के ऊपर। ठीक बात। अगर मैं कहूँ कि मैं 4 एकड़ पे लगभग कर रहा हूँ तो मैं हर साल लगभग 40,000 रुपए 40,000 रुपए भारत सरकार के बचा सब्सिडी बचा रहा हूँ। हाँ, उसके बदले में तो कोई योजना नहीं गवर्नमेंट की हमारे लिए। यही एक बड़ा कष्ट है हमारे लिए, किसान क्यों नहीं आ रहा, है ना। प्रॉब्लम वही है कि इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। रासायनिक खेती के लिए तो पॉलिसी है कि भाई 1970 रुपए देंगे आपको, सब आप करिए, है ना। और इसलिए कितना इस बार मारामारी हुई सबको पता है ना। लेकिन हम तो बचा रहे हैं, लेकिन उसके बदले गवर्नमेंट हमारे को क्या दे रही है। इवन अभी हमारे को देगी तो हमें जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हम अब तो ऊपर वाले की कृपा से हम प्रॉफिट में है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, मैं उस किसान की ओर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो इस फार्मिंग की तरफ आता है। आप उसकी हाथ पकड़ लीजिए, बिल्कुल उसकी हेल्प करिए, उसका आप हेल्प करिए ताकि लोग मोटिवेट हो, है ना। और उसको कहे कि आप ठीक है, आप करिए, आपको हम इतने साल के लिए आपको सब्सिडी देंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और प्रॉब्लम बताता हूँ, खर्चा इसमें बढ़ता है। अच्छा, हाँ, खर्चा बढ़ता है।
खर्चा बढ़ता क्यों है कि देखिए जो 4 चीजें मैं बताई मैंने, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और फंगिसाइड। फर्टिलाइजर की पूरा हो जाता है, आप उसके अंदर गोबर की खाद डालेंगे, या जीवामृत डालेंगे, या आप सरसों की खली को डिकम्पोज देंगे, या बायोमास को डिकम्पोज करके दे देंगे, है ना। वो आप देने से आपका फर्टिलाइजर का खर्चा खत्म हो जाता है ना जी। और उसके बाद में पेस्टिसाइड में तो गन्ने में कोई खास पेस्ट आता ही नहीं है, और इस वैरायटी में कोई पेस्टिसाइड नहीं है जो वैरायटी मैं यूज करता हूँ। अच्छा। और हो सकता है पता नहीं कि पौधा नेचुरली अच्छा उसको ग्रोथ कर रहा है ना, माहौल अच्छा मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हर्बिसाइड की, खरपतवार की, जो घास है। अभी भी आप देखेंगे तो हमने अभी घास काफी खड़ी है, इसको घास को काटना है। अच्छा। तो इसमें साफ करना है। जब हर्बिसाइड जो है वो हम जो केमिकल है वो जब 100 रुपए की शीशी है, 100 रुपए की जो कॉस्ट है, वो लगभग 1000 रुपए का कीमत पे काम करती है। मतलब कि वो जो मान लीजिए आप 1 एकड़ में 100 रुपए का वो खर्चा हो रहा है, तो वही आप जब मैनुअल आप लेबर से करवाते हैं, आप खुरपी से करवाएंगे, बिल्कुल, तो वो कॉस्टिंग आपकी 10 गुना तक चला जाती है, वो 1000 रुपए तक चली जाती है। लेबर कॉस्ट बहुत चलती है, और इसका हमें आज तक भी सोल्यूशन नहीं मिला, समाधान नहीं मिला, है ना। तो हालांकि पहले से काफी खरपतवार कम हुआ है, लेकिन जब शुरू में ये बहुत ज्यादा समस्या आती है, और इस वजह से किसान टूट जाता है, और किसान जो एक दो जो करता भी है वो बोलता है यार पंगे में मत छोड़ो या छोड़ो, है ना। और बाकी दूसरा है मार्केटिंग। इसके लिए हाँ मैं ये भी कहूंगा कि सरकार को तो वही है, लेकिन जो कंज्यूमर है, खाने वाले, उनको भी अवेयर होना चाहिए, उनको भी आगे आना चाहिए, किसान का हाथ पकड़ना चाहिए कि हाँ ठीक है, आप पैदा करिए, हम आपके साथ में हैं, आप गेहूं पैदा करिए, जो भी कॉस्ट होगा हम आपको देने को तैयार हैं। तो लोग हर आए दिन तमाम बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन्हें पता है कि केमिकल खाने से ही 90% बीमारियां पैदा हो रही हैं, लेकिन फिर भी लोग क्या है, लोग मार्केटिंग में, लोग ब्रांडिंग के साथ जुड़े हुए हैं। और आज की जो जनरेशन है जो कॉन्वेंट में पढ़ रही है, वो मीठा तो जानती है, बट मीठा का उत्पादन कहाँ से होता है वो ये नहीं जानते कि खेती में कोई चीज गन्ना भी होती है, फिर उसका ये मेथड है, प्रोसेसिंग है, देन मीठा बनता है, जाके शुगर बनती है, गुड़ बनती है। उन्हें ये नहीं पता। एक तो मुझे लगता है कि एकेडमिक सिस्टम में भी फार्मिंग की जो व्यवस्था है उसको इंक्लूड करना चाहिए। ये मैं अपनी तरफ से मेंशन कर रहा हूँ। बिल्कुल क्योंकि जब तक छोटे बच्चों को शायद स्कूलों में प्रैक्टिकली फसल उगाना, हम लोग छोटे थे तो चूंकि हम लोग सब हिंदी मीडियम्स के पढ़े हैं, तो कृषि विज्ञान का एक पार्ट होता था, कृषि विज्ञान, तो उसमें हम लोगों को एक 10 बाई 10 की एक क्यारी बनानी होती थी, तो उसमें हम लोग लहसुन, प्याज, आलू वगैरह बोते थे, तो थोड़ा सा आइडिया रहता था। अब क्या है, जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल है वहां पर इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर वहां पर इसको नेचुरल फार्मिंग का जोर देते हुए छोटे छोटे स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को बिल्कुल सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, तो शायद छोटे पर से ही छोटे बच्चों को भी इस बात का अनुमान होगा कि हम नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। दूसरा, हरप्रीत जी, आज के पॉडकास्ट का अंतिम सवाल आपसे करेंगे कि आपने हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री, उनकी अवधारणा को एग्जैक्टली चरितार्थ किया, जय जवान जय किसान। आपने पहले देश की सीमा पर एक जवान के रूप में अपनी तैनाती दी। अपने जीवन का जो सबसे गोल्डन टाइम होता है वो आपने 17 साल देश के बॉर्डर पे बिताया। उसके बाद आप अपनी मातृभूमि पे लौटे और इसी को अपनी कर्मभूमि बनाया, इसी को आपने अपने जीवन के साथ जोड़ा। इस वक्त का क्या तजुर्बा है? एक तरफ आप लेह लद्दाख में थे, जहाँ पर पहाड़ थे, सांस लेने की दुर्गति थी, पानी का अभाव था, उसके बाद अब आप आए, ग्रीनरी के बीच हैं। किस तरह का जीवन यापन चल रहा है? जिंदगी बहुत अच्छी है, शानदार है, और जी रहे हैं उसको। प्रभु का शुक्र। बहुत बढ़िया, मजा है। जिंदगी एक बार मिली है और इसको अपने तरीके से जीना चाहिए। और बाकी हर चीज देखिए, हर एक चीज जरूरी है, हर चीज से, है ना। अगर पहाड़ नहीं होंगे, ग्लेशियर नहीं होंगे, है ना, अगर समुद्र नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। एक इकोसिस्टम भगवान ने बनाया है ना, नेचर ने बनाया है। और जब आप घर से निकलते हैं, मैं भी जब यहाँ पे था तो मैं भी केवल इतना इसी दायरे में रहता था। आप जब निकलेंगे तो आपको साउथ इंडियन मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट का मिलेगा, आपको पहाड़ी मिलेगा, आपको हिल एरिया के मतलब बौद्धिस्ट मिलेंगे। तो उनकी हर एक
आदमी को समझने का, हर एक हाँ। लैंग्वेज समझने का, हाँ, हाँ। उनकी लाइफस्टाइल समझने का, उनकी उनको हर चीज का बहुत हाँ, अच्छा हाँ। तजुर्बा हो जाता हाँ, है। हाँ, बिल्कुल। और जबकि एक हमें ये एक मैं उस अपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने सर्विस के लिया उसके लिए मैं जब तक जिंदा है उसके लिए हाँ, आभारी रहूंगा बिल्कुल। कि उसने एक मेरे को एक जिंदगी दी। फौज में एक बिल्कुल। कहते हैं ना, एक जनरल साहब ने बोला कि फौज एक जो है आपको सर्विस नहीं देती है, हाँ, एक आपको जिंदगी जीने का तरीका देती तरीका है, देती, बिल्कुल। एक जिंदगी बिल्कुल, देती है, बिल्कुल, एक लाइफ स्टाइल बिल्कुल। देती है। लाइफ का और मेथड देती है। एक फौज एक जो है वो एक डिसिप्लिन का नाम है, हुँ, और जो आदमी डिसिप्लिन नहीं है हुँ, ना, वो बेकार है। वो बेकार। जिंदगी मतलब एक कोई भी इंसान है हुँ, वो डिसिप्लिन है। हुँ, आपने किस तरह बोलना है, हुँ, किस तरह पहनना है, हुँ, कहाँ पे क्या टाइम है, हुँ, वहां पे पहुंचना है, स्कूल जाना है, एक डिसिप्लिन का हिस्सा है। हुँ, आपने कोई काम करना है, खेत में करना है, आपका डिसिप्लिन का हिस्सा है। हुँ, तो जो आदमी डिसिप्लिन है वो हर एक काम कर सकता है। और वही है कि हम लोग भी मेहनत कश थे, हुँ, जवान थे, और हमने भी वहां पे मेहनत किया और हुँ, यहाँ पे आके मेहनत किया। ऊपर वाले की कृपा है। और अभी एक मेरा इस समय एक मेरा ये जिंदगी जीने का तरीका बन गया है। हुँ, अगर बाय द वे अगर कोई कहे कि इसको छोड़ दे तो हुँ। मैं नहीं छोड़ सकता। अब ये जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। ना बहुत अच्छा है। इतना घर पे मजा नहीं आता जितना यहाँ पे। बिल्कुल, आइए आप बिल्कुल। देखिए, बहुत सारे लोग हैं आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं, पता है हुँ, आपको। मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, ज्यादा हाँ, अलग हाँ, है ना। बिल्कुल। केवल वो घर के अंदर लॉक है, हुँ, एक एरिया है उनका। हुँ, आप दिल्ली में जाइए हुँ, तो वो कितना 25-30 माल हाँ, उसकी माले की बिल्डिंग बनी है, बिल्कुल, और उसके बिल्कुल। अंदर एक बालकनी है, हाँ, बस उसके अंदर है, बस अंदर आए बाहर गए, हुँ, इतना ही जिंदगी है। हुँ, जिंदगी इतनी नहीं हुँ। है ना। ज़िंदगी तो प्रकृति के साथ है, अरे हाँ, जिंदगी तो नेचर के साथ यहाँ है। पे है जिंदगी। आप हाँ, आए, आप देखिए वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, बस मोबाइल पे है, टीवी है, हाँ, हाँ, वाईफाई कनेक्ट है, बस इतनी सी जिंदगी है। हाँ, यहाँ फूड भी क्या हो गया है, आज फूड जो है पीठ पे बांधा हुआ है। हुँ, देख रहे हो, वो बिल्कुल। फूड डिलीवरी आता है, हाँ, आपने एप्लीकेशन पे अप्लाई एकदम, किया, लेके एकदम। आया और गाड़ी पे बस, बस। टेंटे बजाया हर ना, और हाँ, आपने आया खाया। आपने पता ही नहीं, मेहनत नहीं किया, कहाँ से आया, कहाँ किसने से आया? उगाया, क्या मालूम आपको। मुझे लगता आप है पेट कि की भूख पूरी कर रहे हैं। हाँ, उनके मन में हाँ, जो फूड हम खाते हैं, हाँ, उसके प्रति कोई श्रद्धा भी नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम एक ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिससे हमारे पेट की आग शांत हो रही है। हाँ, बस तो उसके प्रति मन में एक भाव होना चाहिए, भाव होना क्योंकि चाहिए। वो एक प्रकृति का हिस्सा है जिसको हम इनटेक करके हाँ, अपने शरीर को चला रहे हैं, हाँ, अपने मन में, अपने शरीर में ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। लेकिन चूंकि वो सब लोग पैक्ड आइटम खाते हैं, हाँ, तो वो एक तरीके से इमोशनली कनेक्ट नहीं है उन चीज़ों के हाँ, लिए। हाँ। वही मैं क्या बोला आपको कि हमारे वो जो आपने शायद आपको कोई आपके व्यूवर्स देख के हंसेंगे कि भाई ये खाना बनाना सिखा रहा हाँ, है। हाँ। एक्चुअली हम लोग जब ऐसी ऐसी कंडीशंस में रहते हैं, हाँ, हाँ। कई बार हमारे पास कुक नहीं होता, हाँ, तो हाँ। हमें भी खाना बनाना पड़ता है। बिल्कुल, और हर एक आदमी को खाना बनाना जरूर चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल, सीखना चाहिए, है ना। बिल्कुल सीखना क्योंकि चाहिए। हम लोग कह देते हैं जनरली कि लेडीज के पास क्या काम है, बस खाना बनाना और क्या है, हाँ, लेकिन उसके लिए कितना एफर्ट्स करती हैं, बहुत चैलेंज है ना, बहुत चैलेंज है बहुत ना। चैलेंज है। तो वो क्या नाम है, वो एक दिन आप खाना बना के बर्तन साफ करके सब देखिए तो कैसे होता है, तब मुश्किल हो जाता है तब ना। फील आएगा कि कितना मुश्किल काम कितना है घर मुश्किल का काम संभालना। हमारे घर में जो हमारी घर गृहिणियां हैं वो हाँ, करती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये जब आप सब कुछ जो वो उनकी एक जो मैं शुरू वही बात कर रहा था कि जो लोग हैं वो एक कंजेस्टेड लाइफ जी रहे हैं। हुँ, आप जब खेत में आते हैं हुँ, तो आप किसी से बात नहीं कर सकते, मान हाँ, ले कोई कहीं नहीं है, लेकिन आप पौधे से बात कर सकते हैं, हाँ, देख सकते हैं हाँ, कि यार ये कल ऐसे था, हाँ, आज इतना बड़ा हो गया, आज तो बिल्कुल, कल लौकी इतनी बड़ी थी, बिल्कुल, आज बिल्कुल। इतनी बड़ी हुई है। जी, आपको एक वो जिंदगी है कि वो बढ़ रहा है, हाँ, वो आज बिल्कुल। मेरे को खाने में ये मिल जाएगा, आज खाने में ये मिल जाएगा। वहां पे हाँ, तो आप एप्लीकेशन पे देखते हैं, हाँ, आज ये मिल रहा है, ये मिल सब कुछ मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं नहीं, आज 2 दिन तोरी खानी पड़ेगी, हाँ, 2 दिन लौकी ही खानी पड़ेगी। बिल्कुल, ठीक है, खाएंगे तो क्या हो बिल्कुल। यहाँ गया। पे एक सजीव वातावरण है। हाँ, मैं वातावरण। अपने व्यूअर से भी कहना चाहूँगा कि अगर मन करे, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको यहाँ ला के टहलाऊँगा और वाक़ई आपको एक ऐसा फ़ील आएगा कि आप नेचर के साथ अटैच हुए और यहाँ पर जो भी चीज़ें हमारे वीडियोज़ में आपने लाइव वीडियोज़ देखी, वो किसी का कोई गूगल से लिया हुआ फ़ोटो नहीं है। लहलहाती हुई फसलें, खिले हुए फूल, गन्ना, अदरक, लौकी, तुरई, भिंडी, सब कुछ जो भी आपने देखी है, आप 1 मिनट उनको निहारिए, आप उनसे बात कर सकते हैं और हरप्रीत जी से मिलकर आप जीवन का एक नया लेसन सीख सकते हैं। कैसे उन्होंने देश की सेवा की, उसके बाद आज वो एक तरीके से लोगों की सेवा में ही हाजिर हैं। आजीविका चलाने के लिए अपने प्रोडक्ट को बेचना, ये तो हर कोई बेच रहा है, लेकिन लोगों को अच्छा खाना, अच्छी सब्जियां, अच्छे फल, अच्छे उत्पाद
प्रोवाइड कराने का जो आपका बीड़ा है, उसके लिए सर मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, थैंक यू। क्योंकि आप आर्मी से रिटायर्ड हैं। आर्मी के लोग वैसे भी कमिटेड होते हैं, बहुत सैद्धांतिक होते हैं। निश्चित रूप से आपकी फार्मिंग, आपका अपना नेचर वैसे ही सैद्धांतिक है। आप कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। आप मार्केटिंग का वो हिस्सा नहीं है जिसमें लोगों को कई तरह से छला जाता है। ये हमें यहाँ पर प्रैक्टिकली देखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका द रियल टॉक शो को समय देने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका। मेहरबानी।